बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी। अच्छा, तो हमने जो पिछले पढ़ा है तो उसकी कुछ क्लिनिकल केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल केस लिख ले। क्लिनिकल केस। अ मिडल एज मेल। क्लिनिकल केस का मतलब है आप इस तरह कंसिडर करें कि अब पेशेंट मेरे सामने आया है, ठीक है। अब अ मिडल एज मेल presented to the clinic with complaint of oligospermia. ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है? स्पर्म का कम बनना और प्रोग्रेसिव वेट लॉस। Progressive weight loss and testicular swelling. ये डायग्नोज करेक्ट, इस कौन सी कंडीशन ये हो सकती है? टेस्टिकुलर कैंसर। सो इसमें डायग्नोज फॉर टेस्टिकुलर कैंसर the cancer will metastasize to अच्छा, ये तो आपको पता चला ओलिगोस्पर्मिया कैंसर में सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन एबनॉर्मल सेल की प्रोडक्शन, तो ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म कम बनेगी। प्रोग्रेसिव वेट लॉस है तो इसका मतलब है वेट लॉस हो तो वो कैंसर होगी। और टेस्टिकुलर स्वेलिंग, स्वेलिंग तब है जब ट्यूमर हो। कैंसर में ट्यूमर बनती है तो स्वेलिंग, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, सो डायग्नोज फॉर टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है। द कैंसर विल स्प्रेड मेटास्टेसाइज टू तो इसके लिए ये स्केच जहन में रख रहे हैं, फिर आपको मेटास्टेसाइज या स्प्रेड उसकी आसान होगी, ठीक है। हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट की 4 चैम्बर है, तो लेफ्ट चैम्बर से निकला है एवोटा, फिर असेंडिंग एवोटा, आर्च ऑफ एवोटा और डिसेंडिंग एवोटा। जब ये डायफ्राम के ऊपर हो तो इसका नाम है थोरेसिक एवोटा, थोरेसिक एरिया में इसका नाम थोरेसिक एवोटा, और डायफ्राम के नीचे फिर इसका नाम क्या है? एब्डोमिनल एवोटा। यहाँ पे हमारे पास ये रीजन वर्टिब्री T12, ये क्या है? T12, और फिर T12 के बाद L1, L2, लंबर रीजन 1, लंबर रीजन 2, लंबर रीजन 3। तो T12 पे निकला है सीलियक ट्रंक सप्लाई कर देता है पोरगट को। पोरगट में हमारे पास स्टमक है, स्टमक के साथ क्या है? ड्यूडिनम, और इसके साथ साथ लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियास। तो ये सारे के सारे T12 सीलियक ट्रंक से सप्लाई उसकी होती है। फिर हमारे पास ये L1 से एक आर्टरी निकला है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो फिर ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट से लेकर ज्यूजिनम, इलियम, सीकम और असेंडिंग कोलान, ट्रांसफर कोलान की सेकंड और थर्ड पार्ट ये सप्लाई कर देता है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये क्या है? सीलियक ट्रंक। फोरगट को सप्लाई कर देता है, ये मिड गट को और हाइंड गट को। ट्रांसवर्स कोलान की सेकंड और थर्ड पार्ट के बाद जो है डिसेंडिंग कोलान, सिग्माइड कोलान और रेक्टम, ये इंपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और वो L3 से निकला है, तो इंपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिम्फ नोड है, तो ये यहाँ पे क्या निकला है? सीलियक ट्रंक। यहाँ सीलियक ट्रंक के इर्द गिर्द जो नोड है तो इस नोड का नाम है सीलियक लिम्फ नोड। हाँ, जब कैंसर मेटास्टेसाइज होती है ये सप्लाई कर देता है सीलियक ट्रंक फोरगट को, तो उसकी मेटास्टेसाइजेशन
सीलियक लिम्फ नोड में होगी। ठीक है, ये क्या है? सीलियक लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। अच्छा, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के इर्द गिर्द भी लिम्फ नोड है। इस लिम्फ नोड का नाम क्या है? सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड। ठीक है, सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड। और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के इर्द गिर्द भी है, तो इसका नाम है इंफीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड। ठीक, L2 रीजन पे निकला है टेस्टिकुलर आर्टरी। ये L2 है ना, तो L2 पे हमारे पास क्या, कौन सी आर्टरी निकला है? ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, आर्टरी। और इसका दूसरा नाम इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी। अब देखो, ये टेस्टिस को सप्लाई कर देता है, टेस्टिकुलर आर्टरी। तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, तो इसके इर्द गिर्द लिम्फ नोड है। तो टेस्टिकुलर कैंसर की मेटास्टेटाइजेशन स्प्रेड कहाँ पे होगी? पेरा एओर्टिक। पेरा एओर्टिक का मतलब है पेरा अराउंड लिम्फ, पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड। एओर्टा के इर्द गिर्द ये लिम्फ नोड है। ठीक है, तो पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड, पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड। सिंपल है। जिधर से इसकी सप्लाई होती है, अगर सीलिक ट्रंक सप्लाई कर देता है लीवर को, तो इसकी जो मेटास्टेटाइजेशन भी सीलिक लिम्फ नोड में होगी। सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में इसकी जो, जिधर ये सप्लाई कर देता है वहाँ पे अगर कैंसर हो तो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट वापस आती है तो वो वहाँ यहाँ पे आएगी, तो कैंसर भी उसकी मेटास्टेटाइजेशन भी सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में होगी। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो आर्गन सप्लाई कर देता है, तो उसकी कैंसर भी इंफीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में आएगी। अब टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर देता है टेस्टिस को, तो टेस्टिस की कैंसर कहाँ पे आएगी? पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड में। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा से 3 मेन आर्टरी निकले हैं, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो जीआईटी जो है, मतलब अपर जीआईटी, पोरगट, लीवर पोरगट में क्या आते हैं? एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम। ठीक है, और फिर मिडगट में ड्यूडिनम की तड़ और पोरपाट, और इसके बाद जिजुनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलान, ट्रांसफर कोलान्स की सिकड़ और तरपाट, और इसके बाद हाइंड गट। तो सीलियक ट्रंक पोरगट को सप्लाई कर देता है, और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी मिडगट को, और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट को। तो ये एनाटमी का है, तो एनाटमी में हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा क्लिनिकल केस लिख ले। A 22-year-old male presented to the clinic with complaint of painless scrotal swelling. Swelling slowly enlarge in size. अब हमारे पास अप्रोच टू द
स्क्रोटम, हम दो तरीक़ों स्वेलिंग आप स्क्रोटम दो तरीक़ों से, या तो पेन ज़्यादा होगी या कम, इसका मतलब पेनलेस या पेन कम है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग है तो ये एपिडिडमाइटिस और टेस्टिकुलर कैंसर तो नहीं हो सकता, उसमें पेन प्रीडोमिनेंट होगी, ठीक है। तो ये दोनों या तो होगी हार्निया या टेस्टिकुलर कैंसर या हाइड्रोसील। तो अब देखो ये swelling slowly enlarge in size, binding इसमें स्मूथ फ्लूइड पेल्ट स्वेलिंग, ठीक है। दूसरा ट्रांस इल्यूमिनेट, और ये तीसरा टेस्टिस के नॉट फेल्ट सेपरेटली। अब स्मूथ फ्लूइड पेल स्वेलिंग हो तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? ठीक है, हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील में ट्रांस इल्यूमिनेट का मतलब है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है। तो ट्रांस का मतलब है क्रॉस एच से लाइट पास हो सकती है, तो फ्लूइड से तो लाइट पास होती है ना, हाँ। तो ट्रांस इल्यूमिनेट, तो ये पहले बाइंडिंग से भी हमने कंफर्म किया कि ये हाइड्रोसील है, दूसरे से फिर मजीद कंफर्म हो गया कि हाइड्रोसील है। और टेस्टिस कैन नॉट फेल्ट सेपरेटली, तो मजीद अब देखो ये हमारे पास क्या है, स्क्रोटम, और यहाँ पे टेस्टिस है, इसके इर्द गिर्द फ्लूइड है, इसके इर्द गिर्द क्या है, फ्लूइड। अब स्क्रोटम में फ्लूइड है, हाँ, ये फ्लूइड कहाँ पे है, ट्यूनिका वेजिनेलिस में। ट्यूनिका वेजिनेलिस में फ्लूइड है, तो फिर दोनों टेस्टिस को सेपरेटली पील कर सकते हैं? नहीं। तो ये तीसरा बाइंडिंग है जो कंफर्म कर देता है कि ये क्या है, हाइड्रोसील, ठीक है। अब अगर ये फ्लूइड ना होता तो फिर दोनों टेस्टिस को सेपरेटली पील कर सकते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगी, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में फ़र्क ये है कि कभी कभार कंजेनिटल हाइड्रोसील होता है। प्रोसेस विजिनेलिस पेरिटोनियम, हमने पढ़ा प्रोसेस विजिनेलिस जब स्क्रोटम में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्यूनिका विजिनेलिस में, और अपर पार्ट इसकी ओब्लिटरेट ख़त्म हो जाती है, ठीक। अगर ये ओपन पेटेंट रह जाए ओपन, तो फिर जो फ्लूइड है तो ये फ्लूइड ऊपर जाएगी, तो रिड्यूस हार्निया, ये जो स्वेलिंग है ये कम होगी। और इस तरह अगर इंग्वाइनल हार्निया है तो इंग्वाइनल हार्निया से जो आर्गन डिस्प्लेस है वो वापस जाएगी, तो रिड्यूसिबल हार्निया उसे कहलाता है। तो इसका मतलब है ये कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग में डिफरेंस ये है। अगर अपने जगह पे हो तो नॉन कम्युनिकेटिंग, ये अगर मूवमेंट कर सकती है, इसकी जो फ्लूइड है ये ऊपर नीचे जाती है, तो नॉन कम्युनिकेटिंग। तो हाइड्रोसील की ये तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, सेल्फ रिजॉल्व। अगर नहीं ठीक हो सकते तो हाइड्रोसिलेक्टोमी सर्जरी, उसका नाम क्या है, इसमें लिख ले सेल्फ रिजॉल्व, ट्रीटमेंट में सेल्फ रिजॉल्व, नहीं तो फिर हम सर्जरी करेंगे और इसका नाम हाइड्रोसिलेक्टोमी, ठीक। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, फ्लूइड में पॉजिटिव होगी, सॉलिड चीज जब हो तो फिर निगेटिव होगी। सॉलिड चीज से तो लाइट पास नहीं हो सकती, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगी। तीसरा क्लिनिकल केस लिख ले, अ यंग मेल presented to the clinic with
डल एक, डल पेन या डल एक एंड heaviness in the scrotum and the left या heaviness in the scrotum. ठीक है, and worse on standing. ठीक, अब इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, हमारे पास ये किडनी है, हाँ, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ये इंफीरियर वेना केवा है। क्या है? इंफीरियर वेना केवा। तो राइट किडनी डायरेक्ट अपना ब्लड डालती है कहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा में, तो राइट रीनल वेन के थ्रू, और ये लेफ्ट रीनल वेन के थ्रू, लेफ्ट रीनल वेन। यहाँ पे क्या है? स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम में छोटे छोटे वेन है, और ये क्या बनाते हैं? पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस। ये छोटे छोटे मिलकर ब्लड जो कलेक्ट कर देती है, तो वो क्या बनाते हैं? पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस, पिम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सेस। अब ये टेस्टिकुलर वेन है, टेस्टिकुलर वेन, और ये राइट टेस्टिकुलर वेन और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन अपना ब्लड डालती है लेफ्ट रीनल वेन में, राइट टेस्टिकुलर वेन डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में अपना ब्लड डालती है। तो हमने पढ़ा था नटक्रेकर सिंड्रोम। नटक्रेकर सिंड्रोम में जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एओर्टा के दरमियान जो एंगल है, अगर वो 25 से कम हो जाए तो ये लेफ्ट रीनल वेन को इंट्रैप कर देती है, और इस इंट्रैपमेंट को नटक्रेकर सिंड्रोम कहते हैं, या दूसरा नाम लेफ्ट रीनल वेन इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ठीक है, अब अगर ये इंट्रैप हो जाए तो बैकवर्ड प्रेशर कहाँ पे जाएगी? या तो किडनी पे जाएगी, तो किडनी खराब होगी, हाँ, और या ये लेफ्ट, ये टेस्टिकुलर वेन है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, तो जब ये प्रेशर नीचे जाएगी तो ये छोटे छोटे वेन भी डायलेट होगी, हाँ। तो यहाँ पे जब अगर बंदा बैठा है या लाइंग पोजीशन में है, तो ये फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से नीचे तो ज़्यादा नहीं जाएगी, तो स्क्रोटम एंड वर्स ये ज़्यादा होता है तब जब ये स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे ये फ्लूइड मज़ीद नीचे जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा होगी। तो फाइंडिंग पे लिख ले, फाइंडिंग में उसने दिया है कि क्या होगी? बेग ऑफ वार्म, बेग ऑफ वार्म। अच्छा, ये नटक्रेकर सिंड्रोम या लेफ्ट रीनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम जो भी कास है, तो इसकी वजह से जब ये प्रेशर नीचे जाएगी तो ये छोटे छोटे वेन क्या होगी? पिम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सेस डायलेट होगी, तो ये बेग ऑफ वार्म नजर आएगी। ठीक है, तो बेग ऑफ वार्म नजर आएगी। दूसरा, अब डिसअपियर, डिसअपियर अब ये पेशेंट जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो ये फ्लूइड नीचे जाता है, तो ये डिजिटल वेन मजीद बेग ऑफ वार्म नजर आएगी, ये डायलेटेड होगी, हाँ। जब ये लाइंग पोजीशन, जब ये लेटता है तो लाइंग डाउन के दौरान ये प्रेशर तो नीचे नहीं जाएगी, तो फिर ये डिसअपियर होते हैं, हाँ। तो दूसरा, हमें बेग ऑफ वार्म से कंफर्म होता है कि ये क्या है? वेरिकोसील है, और डिसअपियर व्हेन लाइंग डाउन, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट रीनल वेन नीचे गई है, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे ये फ्लूइड नीचे मजीद नीचे जाएगी, हाँ, तो प्रेशर ज़्यादा होगी, तो ये पिम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सेस डायलेट होगी। ठीक है, अब अगर ये लाई डाउन पोजीशन में होता है, जब ये लेटता है तो उस दौरान ये प्रेशर कम होगी, ये फ्लूइड तो नीचे नहीं जाएगी, तो ये डिसअपियर होते हैं। अब
तीसरा मे काज इनफर्टिलिटी, मे काज इनफर्टिलिटी। ठीक है। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी क्यों कराता है? हमने पढ़ा था कि जब आप एक लेक्चर सही तौर पर आपको याद हो तो फिर मज़ीद लेक्चर आपके लिए आसान होगी। 1 डिग्री स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए एब्डोमिनल टेम्परेचर से। तो अब ब्लड वार्म है या कोल्ड? वार्म है। तो यहाँ पे क्या है? टिस्टिस है और पिम्पिनिपाम वीनस प्लेक्सस में ब्लड एक्युमुलेटेड है, तो ब्लड इसके इर्द गिर्द है। तो ब्लड इर्द गिर्द है तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होगी? ज़्यादा, तो स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है। ब्लड अराउंड टेस्टिस, तो इसकी वजह से क्या होगी? टेम्परेचर ज़्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो नो स्पर्म प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी। तो आप डायग्नोसिस इसकी क्या है? डायग्नोसिस वेरिकोसील है, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो वेरिकोसिलेक्टोमी। इस सर्जरी का नाम वेरिकोसिलेक्टोमी। सिंपल है। बैग ऑफ वार्म हो, डिसअपीयर व्हेन लाइंग डाउन और मेक अस इनफर्टिलिटी। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर ये आपको याद हो ये स्केच, तो स्क्रोटम एंड वर्स ऑन स्टैंडिंग, जब ये उठता है तो उस दौरान ये मज़ीद ये दर्द ज़्यादा होता है, ये स्वेलिंग ज़्यादा होता है, बैग ऑफ वार्म क्लियर नज़र आएगी, और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेरिकोसील है। किस चीज़ की? जब इन cool temperature testes come closer to the bodies, in warm temperature it hang. टिस्टिस ऊपर जाती है क्रीमेस्टेरिक मसल्स की वजह से, और रिंकलनेस ऑफ द स्क्रोटम होती है डॉटस मसल से। अच्छा, क्लिनिकल केस लिख ले। A 20-year-old male come to the clinic with complaint of smooth, soft lump in testis, and it's painless। ठीक है। अब लंप का मतलब है मास, तो फाइंडिंग में लिख ले। ये फाइंडिंग पे स्मूथ cyst like containing sperm। ठीक है। दूसरा ट्रांस इल्यूमिनेट, और तीसरा टेस्टिस
palpate separately. Diagnosis: spermatocele या epididymal cyst. यस, तो ये क्या है? स्पर्मेटोसील। देखो अब अंदाज़ा आप क्लिनिकल केस है इस तरह लगाएंगे कि ये सॉलिड, ये स्मूथ और सॉफ्ट लंप इन द लेफ्ट टेस्टिस मास है। स्मूथ तब होगी, सिस्ट जो है ना, सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट एक तीली होता है जिसमें फ्लूइड जमा है। अगर शापर में फ्लूइड है तो इसका मतलब है ये सिस्ट है। हाँ, तो ये एक सैक है इस तरह और इसके अंदर फ्लूइड है तो इसका नाम सिस्ट है। सेक्स कंटेनिंग फ्लूइड तो इसका नाम सिस्ट है। तो सिस्ट फिर स्मूथ होगी, तो स्मूथ और सॉफ्ट होगी। अब इसमें स्पर्म है और ट्रांस इल्यूमिनेट तो लाइट टू फ्लूइड से पास हो सकती है। तीसरा, टिस्टिस पाल्पेट सेपरेटली, ये स्क्रोटम है। हाँ, तो ये लंप टिस्टिस के अंदर है, स्क्रोटम में तो नहीं है। यहाँ पे ये टिस्टिस है, अगर ये फ्लूइड अराउंड ट्यूनिका वेजिनेलिस में हो तो हाइड्रोसील है। तो फिर टिस्टिस कैन नॉट पाल्पेट सेपरेटली बिकॉज इसके ऊपर तो फ्लूइड है। अब ये तो सॉलिड लंप टिस्टिस के अंदर है तो दोनों टिस्टिस को आप अकेले अलग अलग पाल्पेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है? स्पर्मेटोसील। और इसके लिए जो सर्जरी हो तो उसका नाम स्पर्मेटोसिलेक्टोमी। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्लिनिकल केस। A 15-year-old male presented to the clinic with complaint of sudden intense testicular pain and nausea, vomiting, which is after sports। ठीक है। अब ये पेन की स्पोर्ट्स के बाद हो गया है, स्पोर्ट्स या खेलने के बाद उसको क्या हो गया है? सडन टेस्टिकुलर पेन। अब फाइंडिंग पे क्या है? फाइंडिंग पे स्वोलन टेस्टिस, स्वोलन एंड टेंडर। टेंडर का मतलब है जब वो आप पाल्पेट करें, टच पे क्या होगी? दर्द होगी। पेन ऑन टच इज कॉल्ड टेंडर। टेंडर टेस्टिस। तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। No on elevating
डायग्नोसिस, किस तरह आपने अंदाजा लगा? अच्छा, पहला तरीका ये है कि टेस्टिकुलर टार्जन तो होता है या तो बाईसाइकिल राइडिंग वाले, बाईसाइकिल राइडिंग और या स्पोर्ट्स, तो इसके दोनों के दरमियान अगर सडन इंटेंस टेस्टिकुलर पेन हो तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेस्टिकुलर टार्जन होगी। फिर ये स्वोलन है टेंडर टेस्टिस, प्रीडोमिनेंट पेन जब होगी तो वो टेस्टिकुलर टार्जन या एपिडिडमाइटिस होगी, तो यहाँ पे टेंडर है, ठीक है। क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स क्यों एब्सेंट है? तो इसकी वजह से क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स, अब देखो इसके लिख ले फिर क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स, नो रिलीफ ऑन एलिवेटिंग द टेस्टिस, ये इसका मतलब क्या? ये प्रेन साइन निगेटिव है या पॉजिटिव? अच्छा, तो ये कम नहीं होता, तो प्रेन साइन निगेटिव, तो ये क्या है? प्रेन साइन, इसका मतलब है प्रेन साइन नेगेटिव। हाँ, तो प्रेन साइन नेगेटिव है तो टेस्टिकुलर टार्जन, तो हमने और इसकी जो सर्जरी है उसका नाम क्या है? डिटॉर्जन, अनट्विस्टिंग, इसके लिए अनट्विस्टिंग, इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी, अनट्विस्टिंग सर्जरी। तो नो रिलीफ ऑन एलिवेटिंग द टेस्टिस, तो फिर प्रेन साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है टेस्टिकुलर टार्जन है। क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स इसलिए एब्सेंट है, देखो अच्छा, क्रीमिस्टेरिक मसल कहाँ? क्रीमिस्टेरिक मसल हमारे पास स्क्रोटम में है, तो देखो यहाँ पे स्पर्मेटिक कार्ड है, और स्पर्मेटिक कार्ड में क्या है? ब्लड वेसल्स भी है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई कर देता है टेस्टिस को, और इसमें नर्व है, इस नर्व का नाम है जिनेटो फीमोरल नर्व। क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स अगर जेंटली एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई को टच करे तो फिर क्या होगी? टेस्टिस ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब है ये क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स शो करता है। अगर ये क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स शो नहीं करता है तो इसका मतलब है क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट है। तो इसके दो ब्रांच है, जिनेटल ब्रांच, जिनेटल ब्रांच और फीमोरल ब्रांच। फीमोरल थाई को सप्लाई कर देता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगर हम स्ट्रोक या जेंटली इसको थाई को टच करें तो इसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ये फीमोरल ब्रांच है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम थाई कौन लेके जाता है? सेंसरी इनर्वेशन फ्रॉम थाई, ठीक है। और जेनेटल ब्रांच जो है फिर ये क्रीमिस्टेरिक मसल को कंट्रैक्ट करती है, तो इसकी वजह से क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स शो होती है। ये क्या करता है जेनेटल ब्रांच? कॉन्ट्रैक्ट क्रीमिस्टेरिक मसल। अब देखो ये तब होती है जब ब्लड सप्लाई ठीक हो। ब्लड सप्लाई क्रीमिस्टेरिक मसल को हो तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगी और क्रीमिस्टेरिक मसल कंट्रैक्शन कर सकती है। तो टेस्टिकुलर टार्जन में हमारे पास ये क्या है? स्पर्मेटिक कार्ड, उसकी ट्विस्टिंग होती है तो ब्लड सप्लाई टू टेस्टिस कट ऑफ। हाँ, तो अब ये कंट्रैक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब है कि टेस्टिस वो जो हमने केस लिखा था तो उसमें क्रीमिस्टेरिक का रिफ्लेक्स एब्सेंट था। एपिडिडमाइटिस में क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स होगी या नहीं? होगी। मसला तो सिर्फ
अगर स्पर्मेटिक का ब्लड सप्लाई नहीं है तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स नहीं होगी। एपिडिडमाइटिस में अच्छा, एपिडिडमाइटिस और टेस्टिकुलर टॉर्जन में मेन डिफरेंस, एपिडिडमाइटिस में प्योर होगी, ठीक है, वो तो इन्फ्लेमेशन है और बैक्टीरिया की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो इसमें प्योर होगी, टेस्टिकुलर टॉर्जन में प्योर नहीं होगी। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन inability to achieve or maintain erection sufficient for satisfactory इनएबिलिटी टू अचीव मेंटेन एरेक्शन सफिशिएंट पार्ट सेटिस्फैक्टरी सेक्शन इंटरकोर्स, तो उसको फिर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती किस चीज़ की वजह से है? तो एटियोलॉजी लिख ले, काजेस। एटियोलॉजी का मतलब है कि काजेस फॉर गुड इरेक्शन देयर मस्ट बी अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें लिख ले पहले क्या होती है, वास्कुलर काजेस, वास्कुलर। अगर आर्टीरियल सप्लाई इनसफिशिएंट है, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, और या वीनस लीकेज है, वीनस लीकेज, तो ये पहला काज हो गया। सर्डेनापिल वर्डेनापिल का काम क्या था? फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा। तो अब देखो कि ये हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। अब दूसरा जो है हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है, तो हार्मोन लो, हाँ। और तीसरा साइकोजेनिक, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है, तो साइकोजेनिक, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हो सकती है, तो न्यूरोजेनिक। ठीक है, अब देखो ये इसके मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। मैनेजमेंट में पहले हम ड्रग देंगे, ड्रग के साथ ये ठीक होगा, और रियरली केस में प्रोस्थेसिस ऑफ पिनाइल इम्प्लांट, पेनिस की इम्प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। अब ये तो इसकी काजेस है, तो हम इस तरह ड्रग देंगे कि ब्लड सप्लाई को ठीक करे, ब्लड सप्लाई अच्छी हो तो इरेक्शन होगी। अब तो ड्रग कौन सी देंगे? सर्डेनापिल वर्डेनापिल, ये कौन सी फैमिली के है? फास्फोडाइएस्टरेज पाइप इनहिबिटर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कीमोथेरापी, फर्स्ट लाइन में क्या देंगे? कीमोथेरापी। कीमोथेरापी हम किस तरह करेंगे? फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, पाइप इनहिबिटर।
अच्छा, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देता है, एंडोथेलियल सेल पे काम कर देता है और उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई, ब्लड ज़्यादा पहुंचेगी। तो फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर में हमारे पास एजेंट कौन सी है? सल्डेनापिल, वर्डेनापिल, टडालापिल। अब देखो, इसकी हर चीज़, हर ड्रग जो मेडिसिन है उसकी फायदे भी है और नुकसान। अगर ये हम ज़्यादा दे दें तो इसकी वजह से प्रायपिज्म का मतलब है इरेक्शन फॉर मोर देन 4 आवर, तो उसकी वजह से परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी साइड इफेक्ट में प्रियापिज्म हो सकती है। प्रियापिज्म, इरेक्शन फॉर more than 4 आवर। अच्छा, तो सल्डेनापिल का काम क्या है? ये यूरेथ्रा है, हाँ यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द हमारे पास 3 इरेक्टाइल बॉडीज है। इरेक्टाइल बॉडीज कितने हैं? 3 इरेक्टाइल बॉडीज। 2 हमारे पास डोर्सल साइड पे कार्पोरा कैवर्नोसम, या तो उसका कार्पोरा कैवर्नोसा प्लूरल, कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा, और एक कार्पस स्पंजियोजम, कार्पस स्पंजियोजम। अब देखो ये क्या है? ये यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द हमारे पास जो ये कार्पस स्पंजियोजम है, कार्पस स्पंजियोजम हेल्प कर देते हैं सेमन और यूरिन को एक्सपेल करने में। तो इसके इर्द गिर्द मैं इस तरह अगर बनाऊं तो इसके इर्द गिर्द ये क्या है? कार्पस स्पंजियोजम। तो ये प्रोटेक्शन यूरेथ्रा को देती है। हाँ, ये क्या करता है? कार्पस स्पंजियोजम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यूरेथ्रा। ठीक, अब इसका दूसरा काम क्या है? हेल्प टू एक्सपेल सेमन एंड यूरिन। ये और हेल्प टू एक्सपेल सेमन एंड यूरिन। हमारे पास ये बल्बस स्पंजियोजम जो है, ये कार्पस स्पंजियोजम ग्लांस अपेनिस भी बनाता है। तो ग्लांस पेनिस किस चीज़ से बना है? ग्लांस पेनिस बल्बस स्पंजियोजम से। ठीक है, अब और यहाँ पे हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यूज है। वो कौन सी टिश्यूज है? डिस्टल पोर्शन में हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यूज है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में कौन सी? क्रोरा बल्ब। जो स्पंजियोजम, कार्पस स्पंजियोजम के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे है तो वो बल्ब है। बल्ब स्पंजियोजम या बल्ब भी आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यूज है तो इसका नाम क्या है? बल्ब। ये इरेक्टाइल टिश्यू है और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है तो मसल है तो उसका नाम क्या है? बल्ब स्पंजियोजम। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या है? इरेक्टाइल टिश्यूज है और ये हेल्प कर देती है किस चीज़ में? इरेक्शन में। ठीक है, अब देखो ये वेंट्रल साइड ऑफ द यूरेथ्रा पे है। कार्पस स्पंजियोजम वेंट्रल साइड ऑफ द यूरेथ्रा पे है। अगर एनाटॉमी की बुक स्नेल देख ले, जो बुक आप देख ले, तो फिर इसकी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आसान तरीके से इस तरह इसको देखे बस। प्रॉक्सिमल पार्ट पे बल्ब है, इरेक्टाइल टिश्यूज है, कार्पस स्पंजियोजम है, यूरेथ्रा बनी है कार्पस स्पंजियोजम पे। अच्छा, टॉप पे, यूरेथ्रा के टॉप पे इसकी जो डोर्सल साइड पे क्या है? 2 इरेक्टाइल कार्पोरा कैवर्नोसा है, इरेक्टाइल टिश्यूज है। एक इस तरह की, ये एक और दूसरा।
अब ये दोनों जो है ये भी इस तरह की है, इस तरह ये दोनों क्या कर देती है, हेल्प इन इरेक्शन। इसमें हमारे पास पहला जो है ये ट्रिबिकुलाई है, स्मूथ मसल्स है और कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, दोनों क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। ये स्पर्म और सेमन और यूरिन को एक्सपेल करने में हेल्प कर देती है और कार्पोरा कैवर्नोसा इरेक्शन कराती है। हाँ, और इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट पे या रूट ऑफ द, इसके रूट पे जो टिश्यूस है तो उसका नाम ये कार्पोरा के सी है इसमें तो क्रोरा, तो इसमें जो टिश्यूस है तो इसका नाम क्या है, क्रोरा। ये भी इरेक्टाइल टिश्यूस है, ये इरेक्शन कराती है। अब इसकी अगर कार्पोरा कैवर्नोसा की स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये इस तरह है, कार्पोरा कैवर्नोसा, मतलब आप इस तरह समझे कि कितने, ये दो चैम्बर है, कार्पोरा कैवर्नोसा दो चैम्बर है, तो ये एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर ये है। पहला ये कार्पोरा कैवर्नोसा में क्या है, यहाँ पे हमारे पास पिरूनी डिजीज होता है, तो उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा में हमारे पास ट्रिबिकुलाई है, पहले ट्रिबिकुलाई है, स्मूथ मसल है, यहाँ पे स्मूथ मसल है यहाँ, तो क्या है ट्रिबिकुलाई, ट्रिबिकुलाई क्या है, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारे पास है साइनोसाइड। साइनोसाइड वो चीज़ स्पेस है, यहाँ पे फिर स्पेस है, ये स्पेस है, तो इस स्पेस में ब्लड आएगी, तो देयर पर इरेक्शन देयर मस्ट बी अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, तो ये सल्डेनापेल और डेनापेल ये ब्लड को ज़्यादा कर देती है, तो ये साइनोसाइड में जमा होगी और इरेक्शन होगी। अब ये साइनोसाइड में जमा हो जाए तो उसकी वजह से जब लॉन्ग टर्म के लिए ये हो तो उसकी वजह से क्या होगी, प्रायापिज्म, ठीक है। अब ट्रिबिकुलाई में स्वर के बाद क्या है, साइनोसाइड है, साइनोसाइड चैम्बर है, पहला ये है, फिर साइनोसाइड, ये स्पेस है और इसमें ब्लड होती है, ब्लड इसमें पेल होती है इस स्पेस में, और इसके बाद अब ये ब्लड तो फिर बाहर भी लीक होगी, अगर इसके बाहर से कोई लेयर ना हो तो टॉप फाइब्रस लेयर है ना, टॉप फाइब्रस कैप्सूल है, उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तो इसके बाहर जो लेयर है तो उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक। अब दोबारा समझाता हूँ फिर, तो इसकी वजह से अगर ट्यूनिका अल्बुजिनिया की पेब्रासिस हो जाए, स्कार हो जाए, इसकी टिश्यू नॉन फंक्शनल हो जाए, तो फिर पेनिस उस साइड की तरफ का बेंड होगी, इसका नाम है पिरोनी डिजीज। हाँ, अब यहाँ पे इस टिश्यू की अगर पेब्रासिस स्कारिंग हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, यहाँ पे इंजरी हो गई, हाँ इंजरी हो गई, तो फिर ये टिश्यू हील होगी, अगर ये सही तौर पर हील ना हो जाए, स्कार बन जाए, पेब्रासिस हो जाए, तो ये पेनिस उस साइड पे बेंड होगी और इसका नाम है पिरोनी डिजीज। नॉर्मली ब्लड सप्लाई सल्डेनापेल और डेनापेल टडालापेल क्या कराता है कि ये वेसल को डायलेट कर देती है, ब्लड सप्लाई होगी और ये साइनोसाइड में ब्लड जमा होगी। जब साइनोसाइड में ज़्यादा ब्लड हो तो उसकी वजह से इरेक्शन होती है। ये कार्पोरा कैवर्नोसम और स्पंजियोसम हेल्प कर देते हैं इरेक्शन में। हाँ, तो फिर इरेक्शन होगी, इरेक्शन तो होगी, लेकिन अगर ये फ्लूइड यहाँ साइनोसाइड में जमा है तो इसकी फिर ये तो एक जगह पे है, ये ब्लड एक जगह पे है, टिश्यू को नहीं मिलेगी, तो टिश्यू की निक्रोसिस होगी और इसकी वजह से भी पिरोनी डिजीज हो सकती है। अच्छा, और प्रायापिज्म अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो उसकी वजह से प्रायापिज्म हो सकती है। तो पिरोनी डिजीज क्या है?
अच्छा, 3 हमारे पास इरेक्टाइल बॉडीज है, ठीक है, यूरेथ्रा है और 3 इरेक्टाइल बॉडीज है, सिंपल है। ये पाइप है या आप चेम्बर समझ ले, ठीक। वेंट्रल साइड पे कार्पस स्पंजियोजम है और डोर्सल साइड पे ऊपर क्या है, कार्पस कवर्नोसा। तो कार्पस कवर्नोसा दोनों साइड पे है, तो एक दूसरे के साथ जिस वाल पे अटैच है उसका नाम है सेप्टम। हाँ, तो दोनों कार्पस कवर्नोजम में जब ब्लड आती है तो साइनोसाइड में पिल होती है और इसकी वजह से इरेक्शन होती है, ठीक है। और ये ब्लड तो बाहर नहीं लीक होती क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल है, टाइप फाइब्रस कैप्सूल कार्पोसा ट्यूनिका अल्बुजिनियम, ठीक है। और स्पंजियोजम हेल्प कर देती है, यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट कर देती है और सेमन और यूरिन को एक्सपेल कर देती है, ठीक। अब अगर ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया की जो टिश्यूज़ की पेब्रासिस हो जाए, पेब्रोसिस और स्केरिंग में पेब्रोसिस और निक्रोसिस में फ़र्क ये है कि निक्रोसिस में टिश्यू की डेथ होती है, पेब्रोसिस में टिश्यू तो डैमेज होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं लेकिन स्टिल लिविंग होते हैं। अब अगर पेरूनी डिजीज़ में क्या होते हैं, पेरूनी डिजीज़, अच्छा, priapism में लिख ले, priapism can lead to permanent erectile dysfunction if not treated on time। हाँ, क्यों? अगर priapism है तो मतलब है साइनोसाइड में ज़्यादा देर के लिए फ्लूइड ब्लड है, तो बाकी जो टिश्यूज है तो उनको ब्लड मिलेगी, तो इस टिश्यू की डेथ होगी, इसकी वजह से परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। तो सर इन ड्रग की ये साइड इफेक्ट है कि परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी करा सकता है। अब पेरूनी डिजीज में हमारे पास पेब्रोसिस ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया, या इसमें तो जहाँ पे पेब्रोसिस हो गई है तो पेनिस विल बेंड टू दैट साइड, will curve or bend। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, पेरूनी डिजीज़, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है तो वो छोटा टॉपिक है, प्रोस्टेटिक कैल्कुलाई। कल हम यूटीआई को ख़त्म करेंगे, यूरोलॉजी तो ये टॉपिक आज पढ़ लेंगे। प्रोस्टेटिक कैल्कुलाई, कैल्कुलाई का मतलब है स्टोन या प्रोस्टेट स्टोन, ठीक है। अच्छा, यूजुअली प्रोस्टेट ट्यूब्यूल में, प्रोस्टेटिक ट्यूब्यूल में ये होता है या एसिनाई स्टोन एंड प्रोस्टेट, ठीक है। अब यूजुअली एन ट्यूब्यूल या एसिनाई, ये प्रोस्टेट सिक्रीशन यूरेथ्रा में अपनी सिक्रीशन को डालती है, तो हमारे पास इसकी काजेस जो ये स्टोन बनते हैं तो इनकी या तो एंडोजीनियस काज हो सकते हैं प्राइमरी या एक्सोजीनियस। तो काजेस एंडोजीनियस या प्राइमरी काजेस इसकी क्या हो सकती है, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब एंडो मीन इनसाइड, मसला प्रोस्टेट के इनसाइड है, तो प्रोस्टेट के इनसाइड क्या मसले हो सकते हैं, अगर उसकी सिक्रीशन की स्टेग्नेशन का मतलब है ब्लॉक या स्टॉप, वहाँ पे स्टॉप हो तो इसकी वजह से भी स्टोन बन सकती है। तो रिजल्ट फ्रॉम प्रोस्टेटिक, अच्छा इसमें लिख ले पिनाइल प्रोस्टेसिस या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, जो इसके लिए पेनाइल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो पेनिस को इम्प्लांट कर देते हैं तो उसका नाम है प्रोस्टेसिस, ठीक है। प्रोस्टेसिस, पेनाइल प्रोस्टेसिस, पेनाइल प्रोस्टेसिस। अच्छा, तो रिजल्ट ऑफ फ्रॉम प्रोस्टेटिक secretion
स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब है जो वहाँ पे स्टॉप हो। अगर प्रोस्टेट की सिक्रीशन, प्रोस्टेट में की ट्यूब्यूल या एसिनाई, एसिनाई डक्ट है, ठीक है, यूजुअली एंड डक्ट या एसिनाई ट्यूब्यूल या डक्ट लिख लें। तो यहाँ पे डक्ट में या एसिनाई में इसकी सिक्रीशन ब्लॉक हो जाए, स्टेग्नेशन स्टॉप हो जाए, तो इसकी वजह से स्टोन बन सकती है। दूसरा, प्रोस्टाइटिस की वजह से भी स्टोन बन सकती है। तो प्रोस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड, इसका प्रोस्टाइटिस। और एक्सोजीनियस क्या हो सकते हैं? अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है तो ये स्टोन अगर नीचे चले जाए तो यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के थ्रू भी आ सकता है। तो इसकी जो सेकेंडरी काज है तो सेकेंडरी वो एक्सोजीनियस है। अगर स्टोन बाहर से आ जाए, माइग्रेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम urinary tract to prostatic urethra, और यहाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टक हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के इर्द गिर्द है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो ट्रीटमेंट हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? हम एक्सरे करेंगे, इसके बाद अल्ट्रासाउंड और इसके बाद सीटी स्कैन। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। और इसकी ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। प्रोस्टेट ये हमारे पास क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक, एक्सीडेंटली हम इमेजिनिंग, या अगर हम एक्सरे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि इसमें स्टोन है, ये सिम्प्टोमेटिक होता है। अगर सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन ना यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह है? तो सर्जरी है, सर्जरी, और ये स्टोन को रिमूव कर लेंगे। ये टर्प के थ्रू, ट्रांसयूरेक्टल रेसेक्टोस्कोपी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं और एंडोस्कोपी के थ्रू भी। इसमें कोई क्वेश्चन हो?